नमस्ते। मैं हूं दीपिका गाला और आज माइंडफुल पेरेंटिंग में हम बात करेंगे रूटीन के बारे में। रूटीन है क्या और ये क्या नहीं है, और साथ ही कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो हम रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं और करनी ही चाहिए, और साथ ही इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूटीन क्या है। रूटीन का मतलब टाइम टेबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम टाइम के साथ कोई भी एक्टिविटी को नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी ऐसी एक्टिविटीज होती रहें। और टाइम यहाँ पर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है। जैसे घर में हमने खाना खा लिया तो उसके बाद शायद हम वाइंड अप करेंगे किचन को, उसके बाद हम साथ में बैठकर थोड़ी बातें करेंगे, और इसके बाद हमारा बेड टाइम होगा। ये ऐसी एक्टिविटीज है जहां पर एक्टिविटीज प्लान्ड है, पर साथ ही उसमें कोई टाइम बहुत जबरदस्त तरीके से फिक्स नहीं किया गया है। अप्रोक्सीमेट टाइम होता है पर टाइम टेबल नहीं है, यानी 8 बजे खाना खाना है, 8:30 को किचन वाइंड अप होना ही चाहिए, 9:15 को हम बात साथ में बैठकर बात करेंगे ही करेंगे, 9 बजे हम सोने चले जाएंगे, नहीं, इस तरह से नहीं। बल्कि हम थोड़े फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, अगर माहौल अच्छा है, हमने थोड़ी ज्यादा बात कर ली तो भी इट इज ओके। इस तरह से जब हम एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लान करके चलते हैं तो वो हो जाता है रूटीन। अब जो रुडोल्फ स्टाइनर है, वो एक फिलोसोफर थे जिन्होंने बताया है कि रूटीन जो है वो काफी हद तक बच्चों को हेल्प करता है उनके फिजिकल डेवलपमेंट में, उनके इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट में भी। डेफिनेटली जब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से बच्चा चलता है तो अपने आप ही उसका बिल्टअप अच्छा होने लगता है, क्योंकि हर एक कोशिका तक ये प्रभाव पड़ता है। आप सोचेंगे और आप पूछेंगे कि किस तरह से शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक वीडियो में मैंने पहले बात की थी कि बच्चे जब डेवलप हो रहे होते हैं 0 to 7 में, 7 to 14 में, 14 to 21 में, तो उनकी डेवलपमेंट स्टेजेस अलग अलग होती हैं। कौन सी फैकल्टी, यानी कि फिजिकल लेवल पे डेवलपमेंट 0 to 7 में हो जाता है, 7 से 14 की उम्र तक उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और 14 से 21 तक उनका मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि थिंकिंग प्रोसेस, अपना खुद का थिंकिंग, वो डेवलप होता है। तो डेफिनेटली जब इस तरह से डेवलपमेंट होता है तो बच्चे की ये डेवलपमेंट प्रोसेस में एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन, यानी कि जिसको रोज रिपीट किया जा रहा है और जिसके बारे में अब सोचना नहीं है, तो इससे क्या फायदा होता है कि जो एनर्जी सोचने में लग जाती, वो एनर्जी अब शरीर के डेवलपमेंट में लग जाती है। यानी कि एक समझ के चलिए कि जब भी हम सोचते हैं तो हमारी मैक्सिमम एनर्जी उस सोच में लग जाती है। जब ये एनर्जी सेव हो जाती है तो अपने आप ही शरीर के जो भी ऑर्गन्स हैं, जहां पर भी उसका डेवलपमेंट चल रहा है, वहां पर उसकी जरूरत जहां पर है, वहां ये एनर्जी पहुंचना शुरू हो जाती है। और इसी की वजह से बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है और मेंटल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, वो काफी अच्छा होने लगता है। अगर इसमें और आपके सवाल है तो कमेंट में पूछ लीजिए, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको। और ये रूटीन से फायदा क्या होता है? एक तो हो गया कि उनके हर एक डेवलपमेंट स्टेजेस में ये हेल्प करता है। साथ ही जब हम प्लान तरीके से और एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन में चलते हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि हर एक टाइप की एक्टिविटी हम इसमें इंक्लूड करें, तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, वो सिर्फ वन साइडेड नहीं होता। जैसे आजकल हम देखते हैं कि काफी बच्चे अलग अलग क्लासेस में भी जाते हैं, बच्चे अलग अलग तरह के स्किल्स सीखते हैं। वो हम क्यों कर रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक है कि हम चाहते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेल कूद में भी आगे रहे, अपने जो स्किल्स हैं उसमें भी आगे रहे। तो यही जब हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लान करते हैं तो यही फायदा होता है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें इंक्लूड करनी ही चाहिए। एक तो है कि बैलेंस होना चाहिए। अब ये बैलेंस के लिए आउटडोर एक्टिविटीज, इंडोर एक्टिविटीज, स्किल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सभी का बैलेंस होना चाहिए। अब हम सभी जानते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं, जैसे धूप में खेलना कूदना, हवा को अपने शरीर को लगने देना,
ये सभी बहुत अच्छी तरह से बच्चे को डेवलप करने में मदद करता है। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उनका पूरा शरीर उसमें इन्वॉल्व हो, मतलब पूरे शरीर की मूवमेंट हो जाए, वैसे टाइप की एक्टिविटी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है और वो थकेगा, और जब वो थक जाते हैं तब अपने आप ही उनकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, नींद अच्छी आती है, और साथ ही ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है, शरीर के रिपेयर वर्क जो है वो अच्छे होते हैं, और डेफिनेटली नेक्स्ट डे के लिए बच्चा एनर्जी के साथ तैयार हो जाता है। दूसरी जो एक्टिविटीज हम इंक्लूड कर सकते हैं और करनी चाहिए, वो है स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, यानी ऐसे स्किल्स जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं। सिंपल सी स्किल की अगर मैं बात करूं तो कुकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हर प्रकार के स्किल का डेवलपमेंट होता है। आपको सोचना भी है कि कितना, कौन सा पदार्थ कितना जाएगा, और साथ ही साथ आप अपने हाथों को हर प्रकार की मूवमेंट दे रहे हैं। सो इस तरह से अपने आप ही अलग अलग टाइप के स्किल्स उससे डेवलप हो जाते हैं। सो आई हाईली रिकमेंड कि कुकिंग की एक्टिविटी डेफिनेटली बच्चों को सिखानी चाहिए। इसके अलावा कई बार वुड वर्क होता है, हैंड वर्क होता है, ये सब भी कुछ भी जब हम वर्ल्ड ऑफ स्कूल्स की बात करते हैं तो उसमें इंक्लूड किया जाता है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ ऐसी सुविधा है तो हम ये सब भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि यहाँ पर बच्चों के हाथों के जरिए कुछ काम हो, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी हैंड, हेड और हार्ट, इन सभी का बैलेंस होनी चाहिए। तो जब हाथों से कुछ एक्टिविटी हो रही है तो डेफिनेटली उनके हार्ट तक भी ये पहुंचेगा और हेड तक भी ये पहुंचेगा। इसके बारे में और चर्चा अगले कोई वीडियो में जरूर करूंगी। नेक्स्ट है कि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिससे कि बच्चे का लिसनिंग बढ़ सकता है, और इस लिसनिंग के साथ साथ उनकी इमेजिनेशन भी बढ़ती है। उनका कनेक्ट उन स्टोरी के जो पात्र होते हैं उनके साथ हो जाता है, तो अपने आप ही एक इमोशनल बॉन्ड भी उनका बनने लगता है। वो समझने लगते हैं कि कौन से तरीके से कोई व्यक्ति कितनी स्ट्रगल कर रहा है, किस तरह से वो बाहर आ रहा है। जब भी आप स्टोरी भी बताते हैं तो एक ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टोरी में स्ट्रगल भी हो अगर, और होनी चाहिए, क्योंकि दे शुड नो दैट देयर इज स्ट्रगल एंड देयर इज अ वे आउट। हमेशा कोई भी अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रगल के बाद एक हैप्पी नोट पे कोई भी स्टोरी एंड होती है। तो इसका जो महत्व स्पिरिचुअल लेवल पे ये है कि हम कहीं पर भी अकेले नहीं हैं, और हमारी स्ट्रगल्स के दरमियान भी एक रास्ता तो जरूर होता है, इनफैक्ट बहुत सारे रास्ते होते हैं, पर उनमें से एक रास्ता तो जरूर होता है जो हमें बाहर निकाल सकता है। तो ये जो होप बढ़ती है वो भी स्टोरीज के जरिए होती है। अब स्टोरीज के साथ साथ इसको ही आगे लेके चले तो साथ में पढ़ा, मतलब बच्चों को स्टोरी बुक्स रीड करके सुनाना, ये भी काफी अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं रोज रात को बिफोर बेड टाइम उनको स्टोरी पढ़ के सुनाती थी। पहले तो रेगुलर स्टोरी जिस तरह से सुनाते वैसे होता था, बाद में स्टोरी बुक्स के जरिए हमने पढ़ाई शुरू की, और उसका फायदा ये हुआ कि उनको रीडिंग के प्रति उनका जो एक लगन थी वो शुरू हो गई। और साथ ही साथ एक मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मेरा इंग्लिश काफी अच्छा हो गया, क्योंकि वो इंग्लिश में ही स्टोरी में पढ़ा पढ़कर सुनाती थी। तो यस, दैट हेल्प मी ऑल्सो। और बहुत सारी ऐसी मेमोरीज मेरी भी हैं कि वो स्टोरीज पढ़ते पढ़ते मैं भी वो इमेजिन करती थी, क्योंकि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारी इमेजिनेशन चालू होती है। तो मुझे अभी भी याद है कि बहुत सी स्टोरीज के ऐसे कैरेक्टर्स, उसमें क्या हो रहा था, किस तरह से वो बाहर आए, कौन सी तकलीफें थी, तो ये सभी कुछ मेरे लिए भी, मेरे सोल को भी नरिश करता था। सो यस, स्टोरी टाइम कुड बी द वन ऑफ द बेस्ट वेज कि जिससे आप इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, और साथ ही बच्चों को आप एक नई उम्मीद, नई इमेजिनेशन भी दे पाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हैंडवर्क भी एक एक्टिविटी हो सकती है। अगर आप अच्छे मतलब आपको पता है हैंडवर्क कैसे होता है तो थोड़ी थोड़ी शुरुआत आप हैंडवर्क की भी कर सकते हैं।
जो स्टाइनर स्कूल्स होते हैं, वॉल्डॉर्फ स्कूल्स, वहां पर हैंडवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के रूप में देखा जाता है और कराया जाता है। साथ ही मूवमेंट, ये तो हमने बात कर ही ली है, स्पोर्ट्स के जरिए, और साथ ही कुछ स्लो मूवमेंट्स भी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को एक सेटलमेंट की भी प्रोसेस पता हो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, जब हमारा दिन खत्म होने को होता है, उस समय पे कुछ ऐसी मूवमेंट्स जो स्लो हैं, जो इनको शांत करे, ऐसी मूवमेंट्स जरूर करानी चाहिए। सो अगर मैं एक इसको समराइज करूं, तो ऐसी एक्टिविटीज जहां पूरा शरीर इस्तेमाल हो रहा है, एक टाइप की। दूसरी जहां पर इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, और साथ ही तीसरी ऐसी एक्टिविटीज जहां पर उनके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। इन सभी को बैलेंस करके हमें बच्चों का डे जो है उसको स्ट्रक्चर करना चाहिए। मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी कि एकदम अर्ली एज के बच्चे हों तो उनके लिए किस तरह की एक्टिविटीज जरूर होनी चाहिए और वो किस तरह से सीखते हैं। वैसे मैंने ये अगले एक वीडियो में बताया है, पर फिर भी आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव एम्फेसिस ऑन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो उस एज के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है। सो बने रहिएगा। और यस, अगर ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।